हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बच्चों, एग्रीकल्चर में हम लगभग 5-6 लेक्चर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम अगले लेक्चर की बात करते हैं। आज से पहले वाले लेक्चर में हमने अपक्षय पढ़ा था और अपक्षय किन किन कारणों से हो सकता है वो सारे प्रक्रम हम जानेंगे। अब उन अपक्षय के द्वारा क्या होगा, मृदा का निर्माण होगा। ठीक है, तो किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, किस प्रकार से मृदा की उत्पत्ति होती है, उन सारी बातों की आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई, पहला कॉन्सेप्ट देखो, आपकी पहली हेडिंग क्या लिख रखी है आपने, मृदा निर्माण। ठीक है, आपकी हेडिंग चालू होती है मृदा निर्माण। अब मोटी मोटी बात यहाँ पर यह है कि जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कैसे होना है कि पहले तो क्या होगा भाई, चट्टान होगा और चट्टानों में क्या होगा, साइड से अक्षय होगा। अक्षय होने से क्या होगा, छोटे छोटे पदार्थ बनेंगे और ये छोटे छोटे पदार्थ आगे जाके किसका निर्माण करेंगे, मिट्टी का निर्माण करेंगे। यही बात है। और ये जो असंगठित जो पैतृक पदार्थ बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेगोलिथ। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं रेगोलिथ। ठीक है, जो चट्टानों के अक्षय से टूटने से जो असंगठित पैतृक पदार्थ बनता है उसको अपन रेगोलिथ बोलते हैं। और ये रेगोलिथ ही आगे जाके विकसित होकर किसका निर्माण करेगा, मिट्टी का निर्माण करेगा। तो जो मृदा की उत्पत्ति है, उस मृदा की उत्पत्ति में मुख्यतः कितने चरण आते हैं, आपके 2 चरण आते हैं। कौन कौन से आते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो पहला चरण तो कौन सा हो गया, अपक्षय। यानी पहले तो क्या होगा, मोटी मोटी जो चट्टान है वो टूट के छोटे छोटे टुकड़े में जाएंगी। फिर अपक्षय के बाद क्या होगा, मृदा प्रोफाइल का विकास। यानी अपक्षय हो गया और अपक्षय के बाद आगे जाके वही पदार्थ किसका निर्माण करेंगे, मृदा का निर्माण करेंगे। मृदा का क्या होगा, यहाँ पर विकास होगा। ठीक है, तो मृदा निर्माण की मुख्यतः कितनी प्रावस्थाएं होती है, 2 प्रावस्थाएं होती है। कौन कौन सी, कि मूल चट्टानों से कच्चे पदार्थ का निर्माण और फिर कच्चे पदार्थों से किसका निर्माण, मिट्टी का निर्माण, मृदा का निर्माण। ठीक है, तो यही बात आप इस पैराग्राफ में पढ़ोगे। ठीक है, तो पैराग्राफ को पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, पहली प्रावस्था विखंडन तथा विच्छेदन की विनाशकारी प्रावस्था है। भाई सीधी सी बात है, पहली प्रावस्था में विखंडन होता है, विच्छेदन होता है, कुल मिला के चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े टूटते हैं। आगे क्या बोल रखा है, जबकि द्वितीय प्रावस्था संश्लेषण की है। संश्लेषण का मतलब निर्माण। तो द्वितीय प्रावस्था में क्या होगा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े मृदा का निर्माण करेंगे। तो द्वितीय प्रावस्था कैसी हो गई, आपकी संश्लेषण प्रावस्था हो गई। ठीक है, आगे जाके देखो क्या लिख रखा है कि मृदा निर्माण की दोनों प्रावस्थाएं भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों द्वारा संपन्न होती हैं। तो मिट्टी के निर्माण में तीनों ही कारक सम्मिलित होते हैं, भौतिक कारक भी, जैविक कारक भी और रासायनिक कारक भी। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिख रखा है कि इन अपक्षय प्रक्रमों के फलस्वरूप मृदा की भौतिक संरचना परिवर्तित हो जाती है और मृदा संहति में समस्त परतों का विकास हो जाता है। तो इन सारे परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या होता है कि मृदा में जो विभिन्न संस्तर हैं उनका भी निर्माण हो जाता है और मृदा की जितनी भी परतें उनका भी अच्छी तरीके से विकास हो जाता है। इसे हम मृदा प्रोफाइल कहते हैं। मृदा प्रोफाइल क्या है, हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं किस तरीके से ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, ठीक है, सी संस्तर, फिर आर संस्तर, ये सारी बातें हमने कर ली थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो मृदा निर्माणकारी प्रावस्थाएं, अगली हेडिंग क्या है हमारी, मृदा निर्माणकारी प्रावस्थाएं। तो जो मृदा निर्माण, एक सेकंड रुको, हाँ, तो जो मृदा निर्माणकारी प्रावस्थाएं हैं उनको हमने कितने भागों में बांटा, उनको देखो हमने कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। एक तो आपकी कौन सी, प्राथमिक, और दूसरी कौन सी, विशिष्ट प्रक्रिया। देखो पहली तो हो गई आपकी प्राथमिक और दूसरी हो गई आपकी विशिष्ट प्रक्रिया। ठीक है, और इन दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पैडोजेनिक प्रक्रिया। देखो साफ साफ लिख रखा है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पैडोजेनिक प्रक्रिया। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया हमारे लिए कि पैडोजेनिक प्रक्रिया क्या है। तो आप क्या बोलोगे कि मृदा की जो निर्माणकारी प्रावस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी, प्राथमिक प्रावस्था, विशिष्ट प्रावस्था, इनको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, पैडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, चलो आगे क्या लिख रखा है, मृदा निर्माण की प्राथमिक प्रक्रियाओं से मृदा में विशेष प्रकार के संस्तर बनते हैं, जबकि गौण प्रक्रियाओं से विशेष प्रकार की मृदा प्रोफाइल का विकास होता है। ठीक है, पहला जो अब अपन एक एक करके स्टेप पढ़ते जाएंगे और पहला स्टेप आ गया आपका ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन को पढ़ने से पहले ह्यूमस को समझो। ह्यूमस क्या होता है कि जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों के सड़े गले अवशेष जिनसे आगे जाके मृदा का विकास होना है, इन काले भूरे अवशेषों को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, और ह्यूमस में क्या होता है, उपजाऊपन ज्यादा होता है, उर्वरा शक्ति को ये मृदा की को बढ़ाता है। ठीक है, आगे देखो, तो देखो वही दे रखा है, यानी ह्यूमस का निर्माण ही क्या कहलाएगा, एक शब्दों में आपसे कहूं तो ह्यूमस का निर्माण ही क्या कहलाएगा, ह्यूमिफिकेशन कहलाएगा। पैराग्राफ को पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। मृदा कार्बनिक पदार्थों का स्रोत, इसकी ऊपरी
इसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित पत्तियां पौधे के अन्य भाग मृतक जंतु हैं। तो वही बात आ गई कि भाई पौधे की पत्तियां होंगी, मृतक जीव जंतु हो सकते हैं, पौधे के अन्य भाग हो सकते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती वगैरह वगैरह, ये सारे मिलकर क्या करेंगे, ह्यूमस का निर्माण करेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इन कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन। बात आ गई वही बात कि भाई ये जो पदार्थ हैं आपके, जैसे पत्तियां हो गई, जड़े हो गए, तने हो गए, मृत जीव जंतु हो गए, जीव जंतु क्या उससे इस मलमूत्र इत्यादि जो भी हो गए, इनसे कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण और इनसे नवीन कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ह्यूमिफिकेशन। यानी वही बात आ गई, ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। और ये जो सारा कचरा है, ये जो पेड़ पौधों का कचरा है, मरे जीव जंतु हैं, ये कहां आएंगे भाई, मिट्टी की ऊपरी सतह पर। और मिट्टी की ऊपरी सतह को हमने क्या नाम दिया था, ओ संस्तर। तो कहने का मतलब जो ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया होगी वो कौन सी संस्तर में होगी, ओ संस्तर में होगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर ही सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी कैसी होती है, अच्छी होती है। तो इस वजह से जो काम होना है वो कौन सी संस्तर पर होना है, ओ संस्तर पर होना है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मृदा की जो ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया है वो कौन सी संस्तर में होती है, तो आप आंसर दोगे ओ संस्तर में। आगे देखो निक्षालन। निक्षालन का अर्थ किससे है, निक्षालन का मतलब है धोने से। किसी चीज को जब धुलाई होती है तो उस धोने को अपन क्या बोलते हैं, निक्षालन। अब यहाँ धोने से मतलब किसका है, देखो पहले पैराग्राफ को पढ़ो फिर अपन बात करते हैं। ऊपरी संस्तर के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली संस्तरों में आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षालन। यानी ऊपरी संस्तर से क्या होगा, पदार्थ आपके स्रावित होंगे, धीरे धीरे रिस रिस के वो ऊपरी सतह से कहां आने लगेंगे, निचली सतह में आने लगेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निक्षालन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो लिख रखा है साफ साफ, निक्षालन का अर्थ किससे है, धुलाई होने से। ऊपरी सतहों का निक्षालन संस्तर भी कहा जाता है। यहां से क्या होता है, सिलिका जो है वो आपकी कहां आती है, निचली संस्तर में आती है। अब मुझे बताओ, ऊपर से जो भी तत्व हैं वो घुल घुल कर नीचे कब आएंगे, जब ऊपरी संस्तरों में पानी की मात्रा ज्यादा हो। भाई पानी ज्यादा होगा तो पानी के साथ रिस रिस के वो पदार्थ कहां आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे। तो कहने का मतलब जहां वर्षात की मात्रा ज्यादा है, जहां आर्द्र जलवायु है, जहां नमी की मात्रा अत्यधिक है, वहां के कौन सी प्रक्रिया ज्यादा होती है, निक्षालन की प्रक्रिया ज्यादा होती है। ठीक है, तो जितने भी आपके क्षार वगैरह हैं वो घुल के कहां आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और ऊपरी मृदा कैसी बन जाती है, अम्लीय बन जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा प्रोसेस, अगला जो हमारी हेडिंग है वो है निक्षेपण। और निक्षेपण किसको बोलते हैं, जमाव को। यानी जो ऊपर से जो घुल घुल के पदार्थ आए हैं, अब घुल घुल के आए हैं तो नीचे कोई ना कोई सी सतह में तो क्या है, वो जमेंगे। तो जो घुल के आ गए और नीचे जहां पर वो एकत्रित हुए हैं, नीचे जिस परत में वो एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए हैं, उस परत को अपन निक्षेपित संस्तर कहते हैं। ठीक है, और हमने बात करी थी वहां पे जो बी संस्तर है वो कौन सी होती है, निक्षेपित संस्तर होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस क्लास में। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अवयवों के निचले संस्तरों में पहुंचकर जमा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण। वही बात आ गई भाई, जमा होने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। निक्षेपण का अर्थ क्या है, धुला हुआ से, मतलब जो धुला हो गया, बिल्कुल धुल गया और नीचे जाके इकट्ठा हो गया, उसका अर्थ किससे है, निक्षेपण से है। इस प्रक्रिया में क्ले, एल्यूमिनियम, Fe इत्यादि बी संस्तर में एकत्रित हो जाते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं भाई, बी संस्तर में निक्षेपित संस्तर, जहां से जो आपके ऑक्साइड वगैरह आए हैं वो घुल घुल के कौन सी संस्तर में जमा हो जाएंगे, बी संस्तर में जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग देखते हैं हम। अगली हेडिंग है हमारी पॉडजोलीकरण। पहले समझो पॉडजोल है क्या। पॉडजोल एक रूसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है राख जैसा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, पहली बात तो ये जो ठंडे और जो नमी वाले प्रदेश हैं वहां पर पाया जाता है। तो सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, पॉडजोलीकरण प्रक्रम कैसे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ठंडे एवं नम जलवायु वाले प्रदेशों में पॉडजोलीकरण होता है। यह रूसी भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है राख जैसा। अब इसमें होता क्या है कि जो ऊपरी संस्तर में जो ह्यूमस और ऑक्साइड वगैरह है, ह्यूमस और धातुओं के ऑक्साइड वगैरह हैं, वो क्या आते हैं, वहां से बह बहकर निचली संस्तरों में आके जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ऊपरी संस्तर से क्षार घुल घुल के नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर से तो क्षार नीचे आ गए, तो ऊपरी मृदा कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो कहने का मतलब पॉडजोलीकरण प्रक्रम में जो मृदाओं का निर्माण होता है, वो किस प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है, अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन बन गया। यहां से मैंने आपको बता दिया किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा प्रक्रम है आपका लेटराइजेशन। ठीक है, जैसे पॉडजोलीकरण पढ़ा था उसी तरह लेटराइजेशन को पढ़ेंगे। तो पहली बात तो यहां से सुन लो कि ये उष्ण और अर्ध उष्ण प्रदेशों में पाया जाता है।
पौर्जोलीकरण प्रक्रम नम्र व आर्द्र जलवायु में, और जो लेटराइजेशन प्रक्रम है वो उष्ण और अर्ध उष्ण प्रदेशों में पाया जाता है। आगे इसका अर्थ ये जो लिया गया है वो रूसी भाषा से ना लेकर किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। तो आप याद रखोगे जो पौर्जोलीकरण प्रक्रम है वो तो रूसी भाषा से लिया गया है, जो लेटराइजेशन प्रक्रम है, जो लेटराइजेशन शब्द है वो कहां से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसमें अर्थ इसका क्या है, इसका अर्थ है ईंट के समान लाल। देखो साफ साफ लिख रखा है, पैराग्राफ में पढ़ लो आप। इस प्रक्रम में आयरन और एल्यूमिनियम दोनों, कौन कौन से, एक तो आयरन और दूसरा क्या, एल्यूमिनियम। आयरन और एल्यूमिनियम ऊपरी संस्तरों में रहते हैं तथा सिलिका निचली संस्तरों में चली जाती है। यानी आयरन और एल्यूमिनियम तो ऊपरी संस्तर में बने रहेंगे और जो सिलिका है वो निचली संस्तर में आ जाएगी, ठीक है। और इससे बनने वाली मृदा भी कैसी होती हैं, अम्लीय होती हैं। तो चाहे पौर्जोलीकरण प्रक्रम हो चाहे लेटराइजेशन प्रक्रम हो, दोनों ही के दौरान कौन सी मृदाओं का निर्माण होगा, अम्लीय मृदाओं का निर्माण होगा। आगे चलो, आगे क्या लिख रखा है कि यह लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट के समान लाल व कठोर होना, ठीक है। यह लाल रंग ए संस्तर में फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है, और जो लाल रंग आता है वो किसकी अधिकता के कारण आता है, फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण आता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने आपको यहां से बता दिया। और लेटराइजेशन प्रक्रम से जो मृदाओं का निर्माण होता है वो उनका जो रंग होता है वो लाल से लेकर कहां तक जाता है, बादामी तक जाता है, ठीक है। अंतिम लाइन में देखो कि इस प्रकार की मृदाओं का रंग लाल रंग से लेकर कहां तक होता है, बादामी रंग तक होता है। तो एक ये लाइन भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो अगला प्रोसेस है हमारा कौन सा, कैल्सीकरण। तो कैल्सीकरण का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव, कैल्शियम कार्बोनेट का संचयन होना ही क्या कहलाता है, कैल्सीकरण कहलाता है। अभी कैल्सीकरण की घटना होती कैसे, उस चीज को समझो। तो देखो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। मृदा के ऊपरी संस्तरों में कैल्शियम कार्बोनेट के संचलन अथवा अविक्षेपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैल्सीकरण। बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। जब जड़ों के पास CO2 ज्यादा होती है, जब जड़ों के पास क्या होती है, CO2 ज्यादा होती है, तो वो किससे रिएक्शन करती है, वो रिएक्शन करती है आपकी पानी से, और पानी से रिएक्शन करके क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब कार्बोनिक एसिड से क्या करेगी, ये कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगी और फर्दर क्या बनाएगी, आपकी आगे चल के कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करेगी। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट ही आगे जाके किससे रिएक्शन करता है, CO2 से, और किसका निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। देखो रिएक्शन में साफ साफ देखना है एक एक स्टेप। पहले देखो CO2 ने रिएक्शन करी किससे, जल से, और क्या बनाया, कार्बोनिक अम्ल बनाया H2CO3। अब इस H2CO3 ने देखो कैल्शियम 2+ से रिएक्शन करी है, Ca के ऊपर प्लस प्लस लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, कैल्शियम 2+, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप 2+ या प्लस प्लस भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बीच में H लग रहा है ना, तो इसको आप कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो ही आगे जाके किससे रिएक्शन करता है, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से, और आगे जाके किसका निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण करता है, ठीक है। आगे पढ़ो। इन मृदाओं का निर्माण अधिक शुष्क एवं कम वर्षा वाले स्थानों से होता है जहां घुलनशील भस्म निक्षालित होकर निचले संस्तरों में चले जाते हैं, ठीक है। समझो बात को, ये क्या बोल रहा है कि भाई जहां पर आपकी कम बरसात होगी, जहां पर शुष्क जलवायु होगी, वहां पर इस प्रकार का प्रक्रम अधिक होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि कैल्सीकरण का प्रक्रम अधिक कहां होगा, तो शुष्क या कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह प्रक्रम अधिक मात्रा में होगा। इसके बाद इसका उल्टा आ गया डीकैल्सीकरण। तो कुल मिला के कैल्शियम कार्बोनेट का निष्कासन, कैल्शियम कार्बोनेट का हटना क्या कहलाएगा, डीकैल्सीकरण कराएगा। तो कैल्सीकरण का मतलब तो CaCO3 का जमना, CaCO3 का संचयन होना, और डीकैल्सीकरण का मतलब CaCO3 का क्या हो जाए, निष्कासन हो जाए। उसको हम क्या बोलेंगे, डीकैल्सीकरण बोलेंगे, ठीक है। अब ये काम कहां से होगा, आर्द्र जलवायु वाले, भाई वो कहां हो रहा था, जहां बरसात कम है, तो ये वाला प्रक्रम उसका उल्टा है, तो ये कहां होगा, जहां बरसात ज्यादा है, ठीक है। समझ गए आप मुझे बात को, यानी जहां पर आर्द्र जलवायु है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, वहां पर कौन सा प्रक्रम होगा, डीकैल्सीकरण, और जहां कम बरसात है, शुष्क जलवायु है, वहां कौन सा प्रक्रम होगा, कैल्सीकरण, ठीक है। अगला देखो, प्रक्रम नंबर है 8वां, लवणीकरण। लवणीकरण का मतलब लवणों का जमा होना। जब मिट्टी की ऊपरी संस्तर में लवण जमा हो जाए, लवण का मतलब NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, सोडियम के क्लोराइड हो गए, सल्फेट हो गए, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, लवण के अंदर। तो जब मिट्टी की ऊपरी सतह में लवणों का जमाव होने लग जाए, लवण एकत्रित होने लग जाए, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, लवणीकरण कहेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये लवण सफेद परत के रूप में मृदा के ऊपर रहते हैं। अब नमक का भी आपको पता है कलर कैसा होता है, सफेद। तो जब लवण
लवण एकत्रित होते हैं तो मिट्टी की जो ऊपरी सतह वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल सफेद हो जाती है। ठीक है, अगला प्रोसेस पढ़ो। अब ये काम कब होगा इसको भी देख लो। लवणीकरण की घटना कब होती है, जब पानी का उपयुक्त निकास ना हो। कहने का मतलब पानी एक जगह जब इकट्ठा भरा रहता है खेतों में तो क्या होता है, लवणीकरण की प्रक्रिया होती है, लवणों का जमाव होने लगता है। आप भी देखते हो ना, अगर आप पानी भरा रख दो तो उस पर क्या है, नमक की परत जम जाती है। टंकियों में भी जब सफाई करते हैं तो नमक की परत निकलती है। तो नमक की परत क्यों निकलती है, क्योंकि वहां पर पानी इकट्ठा है। तो जहां पानी इकट्ठा रहता है उसका निकास अच्छे से नहीं होता, जल निकास की जहां पर समस्या होती है वहां पर कौन सी घटना होती है, लवणीकरण की घटना होती है। अगला है नंबर 9 पेडोटर्बेशन। तो पेडोटर्बेशन क्या है कि ये सारे जितने भी हमने संस्तर पढ़े हैं, ये विकसित जो संस्तर हैं ये आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेडोटर्बेशन कहलाती है। तो कहने का मतलब जो मृदा के जितने भी संस्तर हैं, जो विकसित संस्तर है, वो आपस में मिलकर मृदा का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेडोटर्बेशन। अब इसके अंतर्गत सारे आ गए, आपके जीव जंतु भी आ जाएंगे। देखो यह क्रिया जंतुओं द्वारा, जैसे दीमक, केंचुए, चींटियां, गाद बनाने वाले जंतु, वनस्पति तथा किले के संकुचन व फूलने के कारण मिश्रण होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जितने भी कारक हैं आपके, चाहे वो जलवायु कारक हो गया, वनस्पति से रिलेटेड कारक हो गया, डीमे, केंचुए, चींटी इत्यादि जो भी हैं, जो भी मृदा के निर्माण में सहायता प्रदान कर रहे हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, पेडोटर्बेशन के अंतर्गत आएंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पैराग्राफ से देखो, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहां से क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि मृदा विज्ञान के जनक कौन हैं। ठीक है, तो जो मृदा विज्ञान के जनक हैं वो हैं डॉक्टर वीवी डाकुचेव। ठीक है, ये देखो मृदा विज्ञान के जनक कौन है, वीवी डाकुचेव। अब वीवी डाकुचेव ने क्या बताया कि जो मृदा की जो निर्माणकारी घटनाएं हैं उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो इन्होंने कौन कौन से कारक बताए, एक तो पैतृक पदार्थ बताया, दूसरा जलवायु बताया और तीसरा जैवमंडल बताया। यानी इनके अनुसार जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो तो जलवायु है, दूसरा पैतृक पदार्थ है और तीसरा जीवमंडल है। लेकिन इनके बाद एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम है जेनी, जिनका नाम क्या था, जेनी। तो जेनी ने बताया कि जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करेंगे ऐसे कितने कारक होते हैं, 5 कारक। कौन कौन से, देखो जेनी ने एक सूत्र भी दिया। ठीक है, सूत्र क्या है, एस बराबर एफ और ब्रैकेट में ClBrPt। ठीक है, यानी जो एफ है उसका मतलब है यहाँ फंक्शन का मतलब कार्य। तो मृदा है जो किस किस का फंक्शन है, Cl का मतलब है क्लाइमेट किसको बोलते हैं आप, जलवायु को। ठीक है, इसी तरह बी हो गया आपका बायोस्फीयर, जीवमंडल। ठीक है, आर से क्या हो गया, स्थलाकृति। पी से क्या हो गया, पैतृक पदार्थ। और टी से क्या हो गया, टाइम समय। ठीक है, पी से हो गया पेरेंट, पैतृक पदार्थ। ठीक है, तो जो मृदा है, जो सॉइल है, एस का मतलब सॉइल, जो मृदा है वो किस किस का फंक्शन है, किस किस का कार्य है, जलवायु का, जीवमंडल का, स्थलाकृति का, पैतृक पदार्थ का और समय का। ये 5 कारकों के अनुसार जो मृदा निर्माण की घटना है वो प्रभावित होती हैं। ये बात किसने बताई थी, भाई जेनी नामक वैज्ञानिक ने। तो 1 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जेनी वैज्ञानिक द्वारा दिए गए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का सूत्र दीजिए। तो ये आपको सूत्र देना है। ठीक है, एस बराबर, अब कुछ ट्रिक बना लो आप इसकी। एस बराबर आप अपने मन से बना सकते हो, फिर कल, बाहर, कुछ इस तरीके से ट्रिक बना लो पूरी जोड़ के, है ना, जिससे आपको सूत्र भी याद हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगले जो ये जो 5 कारक हैं इनको कितने कारकों पर डिफाइन कर दिया, इनको 2 कारकों पर बांट दिया। पहला हो गया आपका सक्रिय कारक, दूसरा हो गया आपका निष्क्रिय कारक। तो जो मृदा निर्माणकारी घटना है इनको 2 कारकों में बांटा, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। अब देखो सक्रिय कारक के अंतर्गत तो कौन आते हैं, जलवायु और जीवमंडल। सक्रिय कारक के अंतर्गत कौन आएंगे, जलवायु और जीवमंडल। और जो इसका निष्क्रिय कारक है उसके अंतर्गत कौन आ जाएंगे, बचे हुए तीनों। 5 कारक पढ़े थे आपने, तो जलवायु और जीवमंडल तो किस में आ गए, सक्रिय कारक में। अब निष्क्रिय किस किस में आ जाएंगे, देखो निष्क्रिय एक तो कौन सा हो गया, निष्क्रिय हो गया आपका, एक सेकंड इसको नीचे करते हैं, देखो जलवायु और जीवमंडल ये तो किस में आ गए, सक्रिय कारक में। तो जो स्थलाकृति है,
पैतृक पदार्थ है और जो समय है ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, निष्क्रिय कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपसे 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मृदा के सक्रिय कारकों को बताइए, मृदा के निष्क्रिय कारकों को बताइए। ठीक है, तो आप बता सकते हो। एक बार पैराग्राफ को और पढ़ लो लाइन टू लाइन। सक्रिय कारक ऊर्जा प्रदान करते हैं जो द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करते हैं। तो सक्रिय कारक किनको कहेंगे, जो ऊर्जा का प्रदान करते हैं। निष्क्रिय कारक में क्या लिख रखा है, ये कारक मृदा निर्माण कार्य द्रव्यमान के स्रोतों एवं उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, निष्क्रिय कारक कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब जो निष्क्रिय कारक हैं वो ऊर्जा प्रदान नहीं करते, सिर्फ किसका काम करते हैं, प्रतिनिधित्व का काम करते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, निष्क्रिय कारक कहेंगे। ठीक है, फिर इसका एक चार्ट भी बना रखा है, तो इस चार्ट को भी आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो कि जो मृदा निर्माणकारी कारक हैं इनको 2 कारक, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारकों में बांटा। सक्रिय कारक के अंतर्गत जलवायु और जीवमंडल हैं और निष्क्रिय कारक के अंतर्गत कौन कौन से हैं, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं इसी तरीके के अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।